हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड के केमिस्ट्री के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, जो अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। हमारे पास एक जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसके क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है ये तो ग्रीन कलर का है, लेकिन बट जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस है। हमारे पास इनकी जगह पे कोई भी अलग अलग कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि उसमें एक कॉम्प्लेक्स का कोई कलर रहेगा, दूसरे कॉम्प्लेक्स कलरलेस रहेगा। तो उसमें हमें उसका रीजन देना है। अब हमें इसका रीजन कैसे देना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है निकल S2 6। तो ये जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, हमें सबसे पहले इसके सेंट्रल मेटल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यानी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +2 आई है। अब इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास आएगी क्या आएगी, 3D8। यहाँ पे 3D8 आएगी। और वाटर यहाँ पे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या नहीं करवा पाएगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। जो आपका वाटर है इसके अंदर हम इसके 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 8 हमारे पास यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गई, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ही हम दूसरे कॉम्प्लेक्स में देखेंगे जो हमें यहाँ पे गिवन है, NiCN4 2 नेगेटिव। यहाँ पे भी निकल का कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास है 2 पॉजिटिव ही है, और इसके लिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन 3D8 बनेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे जो साइनाइड लिगेंड है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो जाएगा। तो पहले जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिल करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो जाएगा, और यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, कलर्ड रहेगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि उसके पास नहीं है तो वो हमेशा क्या रहेगा, कलरलेस। तो हमारे पास इनके मेन रीजन क्या है। अब ये कलरलेस यानी ये कलर्ड क्यों है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, हमें दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यदि वीक फील्ड है तो वहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी, और यदि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग होने से वहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो हमेशा कलरलेस ही रहेगा। अब ऐसा और एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन देखते हम क्या रहेगा यहाँ पे। तो अब हमारे पास ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसमें हमें 2 कॉम्प्लेक्स गिवन है। जैसे कि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, अमंग हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स है Fe तो देखिए यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे 2 लिगेंड्स, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है FeS2 6 3 पॉजिटिव एंड FeC2O4 3 नेगेटिव। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है और कौन सा स्टेबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें ये देखना है कि जो लिगेंड्स उनके साथ अटैच हैं वो मोनोडेंटेट हैं, बाइडेंटेट हैं, या फिर कैसे हैं। तो यहाँ पे जो वाटर आयरन के साथ अटैच है, H2O क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड। H2 क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड। और जो हमारा C2O4 दे रखा है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सलेट। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड है, डाइडेंटेट लिगेंड। और जो आपके डाइडेंटेट लिगेंड या फिर ट्राइडेंटेट, जो भी आपके ऐसे लिगेंड हैं जो मोनोडेंटेट के अलावा उनकी डेंटिसिटी ज़्यादा है, तो वो
कॉम्प्लेक्स आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके अराउंड एक रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, चिलेट, उसको हम चिलेट कहते हैं। और जिस भी कॉम्प्लेक्स के अंदर चिलेट की फॉर्मेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या रहता है, मोर स्टेबल, वो कॉम्प्लेक्स हमेशा हमारा मोर स्टेबल रहेगा। तो हम इन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये देखेंगे कि बाई डेंटेड लिगेंड है या फिर उसकी डेंटिसिटी मोनो से ज़्यादा है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर हमारा चिलेट इफेक्ट वर्क करेगा, यानी कि उनके अंदर चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन होगी और चिलेटिंग रिंग की वजह से हमारा वो जो कॉम्प्लेक्स रहेगा मोर स्टेबल रहेगा। अब इसके अलावा और क्वेश्चन जो इसके बन सकते हैं, अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल यानी आपके D&F ब्लॉक से है। अब एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के कुछ आयन्स दे रखे हैं, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, वेनेडियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 3 पॉजिटिव और क्रोमियम 3 पॉजिटिव। अब इनको लेके हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच आयन इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई। अब ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास कि कुछ आयन्स देंगे हमें और ये पूछेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है या स्टेबल नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास जो इसका ये आंसर गिवन है, वीडियो को पॉज करके आप इसके आंसर को कंप्लीट रीड कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे हमसे ये पूछा कि इन आयंस के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और क्यों। और थर्ड क्वेश्चन इन्हीं आयंस को लेके है कि विच आयंस इज कलरलेस एंड व्हाई। तो हमारे पास इन सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसके पास ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी रिड्यूस होने की, ठीक है, तो वो हमारा सबसे ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका आंसर यहाँ पे गिवन है। ऐसे ही टाइटेनियम 4 पॉजिटिव आपका कलरलेस होगा। अब कलरलेस क्यों होगा, क्योंकि उसके डी सेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या फिर ये फुली फिल्ड होता यदि कोई ऐसे आयन्स रहते जिसके अंदर आपका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता तो वो भी कलरलेस रहता, और इन यानी 0 है तब भी वो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। तो इन क्वेश्चंस के हमारे सभी आंसर ये हैं। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है हमारे पास, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि हमारी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एज विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर द साइज ऑफ, ये यानी कि उसकी आपकी क्या होगी, जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो आपका साइज है, एटॉमिक रेडियस है एलिमेंट्स की, क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। उसकी रेडियस को डिक्रीज होना ही हम क्या कहेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसकी वजह से उसके अंदर होगा क्या, आपका हाफनियम और जिरकोनियम जो होगा उनकी एटॉमिक रेडियस क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी, यानी कि आपके जिरकोनियम की तो 160 है और हाफनियम की कितनी आएगी, 159। तो ये क्या हो गई, नियरली सिमिलर हो गई, और इनकी वजह से इनके जो भी हमारे पास ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनेंगे उनकी प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, इनके एलिमेंट्स की सेम हो जाएंगी। अब और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके हम देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन हमारे पास इसी का है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं जनरली गुड कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो इनका ये इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या और मल्टीपल ऑक्सीडेशन की वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो यही रीजन है कि ये हमारे क्या करेंगे, गुड कैटलिस्ट के रूप में वर्क करेंगे। और इसी के लिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन फिर से है ये क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए हम किसी बोलना नहीं। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर दे रखा है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनके कंपाउंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो क्यों करते हैं। सेकंड पे पूछा है कि जो आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है, एटम्स बनाने की जो एंथैल्पी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ज़्यादा क्यों होती है। और थर्ड में पूछा है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स आपके रहते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं।
फोर्थ में पूछा कि ट्रांजिशन मेटल जो भी हमारे उसके ज़्यादातर कंपाउंड गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं। तो इन सभी के रीजंस हमारे सामने। ट्रांजिशन मेटल्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हमारे डी ट्रांजिशन मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D0 से लेकर D9। तो इसके डी सेल के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जनरली क्या रहते हैं हमारे, ये कलर्ड रहते हैं, ठीक है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या रहेगा इनका, पैरामैग्नेटिक। ऐसे ही सेकंड जो एटोमाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इनके एटम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास अनपेड नंबर रहते हैं लार्ज अमाउंट में। अब अनपेड नंबर ज़्यादा रहने की वजह से इनकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या रहती है, हाइयर रहती है। और नेक्स्ट में पूछा है कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड क्यों रहते हैं। अब कलर्ड रहने का रीज़न भी वही है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। इनके जो डी सेल है उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं 0 से 9 के बीच में, ठीक है। तो इसी वजह से इनके जो कंपाउंड बनते हैं कलर्ड कंपाउंड बनते हैं। और ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम पहले भी कर चुके हैं कि कैटलिस्ट के रूप में क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या रहती है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट करने की प्रॉपर्टी रहती है। ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हमारे पास कुछ टर्म्स गिवन है, हमें उनका डेफिनेशन लिखना है। जैसे कि आपका हाफ लाइफ पीरियड एक रिएक्शन का क्या होता है, आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, और एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। तो हमारे पास ये तीनों डेफिनेशन गिवन है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इन रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हो। तो ये हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन है। दूसरा कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो हमारी इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है, और हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे ही कुछ और जो हमारे सैम्पल पेपर के सेट के अंदर भी गिवन थी, जैसे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी सैम्पल पेपर के सेट्स में आ चुकी है, मोलिकुलरिटी भी आ चुकी है, और रेट कांस्टेंट भी अभी हमने सेट बी के अंदर किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे। अब यहाँ पे हमें रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनका डेफिनेशन ये भी फिर से रिपीट हुआ है। अब ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, और इसका बी पार्ट यानी रेट लॉ क्या होता है। तो रेट लॉ के लिए हमारे पास इसका डेफिनेशन गिवन है कि आपका रेट लॉ क्या होता है। और इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की इम्पोर्टेंस क्या है। और ये हमारे पास टर्म्स है हाफ लाइफ टाइम और ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, इनका डेफिनेशन क्या होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास कैटलिस्ट हम रिएक्शन के अंदर ऐड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हाफ लाइफ पीरियड, ये क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। आप यहाँ पे इनको वीडियो को पॉज करके आराम से इनको पढ़ सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम कर लेंगे। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन हो गए, यानी कि हम कोई भी एक्वा सॉल्यूशन लेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसका ब्रेकडाउन होगा, हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है कंप्लीट। कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड के ऊपर कैसे रिएक्शन होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज फ्यूल सेल, कि आपका फ्यूल सेल क्या होता है और फ्यूल सेल के कौन सा रिएक्शन होता है फ्यूल सेल के अंदर। फ्यूल सेल हमारा स्पे अपोलो
स्पेस प्रोग्राम के अंदर यूज हुआ था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, जो हमारा फ्यूल सेल था। फ्यूल सेल भी कौन से टाइप का था? H2O2। हमारा H2O2 फ्यूल सेल अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर यूज हुआ था। और हमारे पास इसका डेफिनेशन आता है। तो इसका डेफिनेशन यानी इसके बारे में कंप्लीट कि फ्यूल सेल आपका क्या है, क्यों डिजाइन किया गया था। इसके अंदर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बर्न करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूल सेल है। और हमारे पास ऐसा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोलार्स लॉ के ऊपर भी, कोलार्स लॉ क्या होता है, कोलार्स लॉ का डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है एग्जाम्पल के साथ। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे और भी है, जैसे कि फैराडे फर्स्ट लॉ। हमारे पास फैराडे के दोनों लॉ आएंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है और फैराडे सेकंड लॉ क्या है, इनके कंप्लीट डेफिनेशन हमारे सामने है। इसको आप क्लोज करके पढ़ सकते हो। क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन एजियोट्रोप्स, कि हमारे पास एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एजियोट्रोप्स का डेफिनेशन हमारे पास एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है कि डिफाइन वेंट होफ फैक्टर। वेंट होफ फैक्टर क्या होता है, इसका डेफिनेशन हमारे पास गिवन है, तो हम इसको अच्छे से याद करेंगे। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की छोटे डेफिनेशंस हमारे एग्जाम में आती रहती है ये। और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इनका डेफिनेशन भी, जो हमारे पास 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो आपकी डेफिनेशन है यहाँ पे, मोलालिटी, ओस्मोटिक प्रेशर्स क्या होते हैं, और हेनरी लॉ के मेडिकल कंडीशन के अंदर यूज कैसे है। ठीक है, और हमें हेनरी लॉ की 2 एप्लीकेशंस भी याद करनी है। इसकी एप्लीकेशन भी रिपीट होती है। हमारा रोल्स लॉ के ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे ही हमारा हेनरी लॉ भी आता है। हेनरी लॉ और रोल्स लॉ के अंदर सिमिलरिटीज़ क्या हैं, क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। और ये हमारे पास KB एंड KF 1 नंबर में क्वेश्चन इनके आते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर का हो गया, रिवर्स ओस्मोसिस, छोटे क्वेश्चंस हैं ये। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होती हैं। तो ये हमारे पास सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं।